गुड मॉर्निंग। ये आपका है 11th केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट यानी रसायन शास्त्र का मूलभूत अवधारणाएं का तीसरा पार्ट है। क्या चल रहा था हम लोग का? चल रहा था हम लोग का रसायन शास्त्र का रसायन शास्त्र का मूलभूत अवधारणाएं ठीक है, ये हम लोग का चल रहा था। देखो इसमें हम लोग कुछ पढ़े थे। ये आपका है पार्ट 3 है। हमने दूसरा पार्ट में पढ़ा था कुछ पदार्थों के गुण के बारे में, है ना, कुछ है ना, पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ देखो उसके कुछ हम लोग डिवाइस कुछ कर लेते हैं। पदार्थ की वर्गीकरण जो किए थे, है ना, यानी पदार्थों का वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण किया था। पदार्थ जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है रासायनिक होता है, आपको है ना शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक होता है भौतिक होता है, भौतिक अवस्था, और एक होती है रासायनिक अवस्था, है ना। रासायनिक अवस्था होती है, दो तरह की अवस्था होती है। एक होती थी भौतिक अवस्था और एक होती थी रासायनिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था जो होती है इसमें होती है 5 तरह के होते हैं। ठोस, द्रव्य, गैस और एक था प्लाज्मा। बोस-आइंस्टीन, है ना, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी भौतिक अवस्था का 5 तरह की अवस्था है। भौतिक अवस्था में 5 है ना, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो ठोस मिट्टी हो गया, है ना, मिट्टी हो गया, यानी सूखा मिट्टी, यानी गीला मिट्टी, सूखा मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, है ना, मार्कर, बोर्ड, ईटा, ये सब जो लोहा, जो भी ये सब ठोस है। ठीक है, समझे। द्रव यानी पानी, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब द्रव में आती है। गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन, ये सब जितनी सब गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्लाज्मा सबसे गर्म अवस्था होती है। किसी भी तत्व का यानी किसी भी पदार्थ का सबसे गर्म अवस्था को प्लाज्मा बोलते हैं। बोस-आइंस्टीन सबसे ठंडी अवस्था होती है, सबसे ठंडी अवस्था सबसे गर्म अवस्था होती है। ठीक है, ये देख लेते। उसके बाद हम लोग रसायन में चलते हैं। रसायन जो होता था वो एक होता था शुद्ध होता था, एक होता था अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध जो होता है वो था 2 तरह का होता है। शुद्ध होते हैं 2 तरह का। शुद्ध में होते हैं 2 तरह का, जो कि एक होता है तत्व होता है और एक होता है यौगिक। ठीक है, तत्व होता है, यौगिक होता है। अशुद्ध होता है, ये होता है एक तरह का, जो कि इसे बोलते हैं मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण यानी मिक्सचर। ठीक है, एक तरह का होता है। इस तरह से तत्व जो होते हैं 3 तरह का तत्व होते हैं। तत्व एक होता था धातु होता था, अधातु और उपधातु। यौगिक होते हैं ना, 2 तरह के यौगिक होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण जो होता है वो 2 तरह का होते थे। एक होते हैं समांग मिश्रण और एक होते हैं विषमांग मिश्रण। ठीक है, ये होता था। रासायनिक अवस्था का 2 अवस्था होती है, एक होता था शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। शुद्ध जो होता है 2 तरह का होता है, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। अशुद्ध होते हैं वो मिश्रण होते हैं। मिश्रण 2 तरह का होता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। देखो तत्व जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। इसमें लोहा का परमाणु लोहा में रहेगा ना, लोहा बनेगा। ठीक है ना, कॉपर का परमाणु से कॉपर बनेगा, कैल्शियम का परमाणु से कैल्शियम बनेगा, है ना,
कार्बन के परमाणु से कार्बन बनेगा, ठीक है। अधातु देखो, धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं, और धातु में करंट चली जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं सुचालक। क्या बोलते हैं? यानी धातु जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, इस सब में करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, इसलिए इसे बोलते हैं धातु बोलते हैं। और इसमें इसको भी बोलते हैं चालक तो बोलते हैं, कहते हैं सुचालक तार, ठीक है। अधातु जिसमें करंट नहीं जाता है, जैसे है ना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हो गया, है ना, ये सब जो जितनी है इस समय गैस नहीं, इस समय करंट नहीं जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं कुचालक, ठीक है। उपधातु में करंट जाता है लेकिन तनी तनी जाता है, थोड़ा थोड़ा करंट जाएगा, इसलिए उसे बोलेंगे उपधातु। उपधातु मतलब करंट थोड़ा थोड़ा जाता है, जैसे सिलिकॉन हो गया, है ना, जर्मेनियम हो गया, इस सब जो होते हैं सब करंट जो जाता है थोड़ा थोड़ा जाता है। जैसे हम लोग का मोबाइल में करंट की बहुत कम आवश्यकता है, टीवी में बहुत कम करंट की आवश्यकता होती है, कैलकुलेटर में, घड़ी, ये सब जितनी जो छोटे लेवल के जो डिवाइस होते हैं इसमें करंट की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें सिलिकॉन यानी उपधातु का है ना प्रयोग किया जाता है। कार्बन यानी यौगिक, यौगिक उससे बोलते हैं दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलता है तब उसे यौगिक बोलते हैं, ठीक है। एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, है ना, एक निश्चित अनुपात में अगर मिलेगा तो यौगिक हो जाएगा, और निश्चित अनुपात में नहीं रहेगा तो वो मिश्रण कहलाएगा, है ना। जैसे वायु एक मिश्रण है ना, घर बनता है तो मसाला बनता है, सीमेंट, बालू, छड़ी का मसाला बनता है, तो एक मिश्रण होता है, क्योंकि उसमें पता ना जो लेबर होता है वो कभी 2 कड़ाही ज़्यादा एक्स्ट्रा बालू डाल देगा, कभी उसमें छड़ी डाल देगा ज़्यादा, तो कभी सीमेंट ज़्यादा डाला गया, तो उसमें कोई अनुपात नहीं होता है, इसीलिए वो क्या होती है, मिश्रण होता है। यौगिक होता है जिसका सूत्र होता है उसे बोलते हैं यौगिक, जैसे H2O है, CO2, CO, है ना, HCl, है ना, NaCl, जितनी जो होती है से सब यौगिक होते हैं, समझिए। अब यौगिक जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है कार्बन जिसमें कार्बन की मात्रा हो उसे बोलते हैं कार्बन, और जिससे कार्बन नहीं हो उससे बोलते हैं अकार्बनिक, जिसे बोलते हैं अकार्बनिक, ठीक है। समांग मिश्रण होता है जो वैसा तत्व, वैसा 2 मिश्रण जिसका अवयव बिल्कुल दिखाई ना दे, पूरी तरह से मिल गया हो और दिखाई नहीं देता, उससे बोलते हैं समांग। समांग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे बनता है लस्सी बनाता है ना, आम का लस्सी बना देगा, उसमें डाल देगा बर्फ़, है ना, बर्फ़ डाल देता है, वो आइस वो डाल देता है, उसको मशीन में डाल के घन 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 करा देता है, बस सब मिल गया, है ना, सब मिक्स हो गया था, तो वो लस्सी जो बनता है वो क्या बनता है, वो समांग बनता है। विसमांग होता है कि बहुत लड़का क्या करता है ना, नाश्ता में ले लेता है, अंगूर ले लेता है, अलग ले लेता है, सेब ले लेता है ना, 2-3 को संतरा ले लेगा, बिस्किट ले लेगा, और वो जो नाश्ता मिलता है, जैसे मेहमानों घर में आते हैं, वो जो नाश्ता मिलता है वो विसमांग मिश्रण होता है। क्या होता है वो विसमांग मिश्रण होता है, क्योंकि उसकी अवयव दिखाई देते हैं, है ना। अब वही अंगूर, सेब, संतरा जितना था, अब उसको एक मिक्सर में डाल दो, अब मिक्स दो, है ना, उसको घन घन कर दो, बस वो सब समांग हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा वो समांग। जैसे मसाला पिसाता हम लोग घर में, है ना, जैसे खाना बनाने के लिए मसाला की आवश्यकता होती है, चिकन बनाने के लिए, किसी चीज़ सब्जी में डालने के लिए मसाला की आवश्यकता होती है, तो वो धनिया अलग रहेगी, सरसों अलग रहेगी, हल्दी अलग रहेगी, मिर्चा सब अलग अलग रहती है, तो वो होती है समांग। वो क्या होती है, सॉरी, विसमांग होता है। यानी अगर वो अलग अलग अभी है, धनिया अलग है, मिर्चा अलग है, लहसुन अलग है, ये सब अलग अलग है, तो वो होती है विसमांग। लेकिन जैसे ही उसको मिक्सचर मशीन में डाल के और उसको, है ना, बटन उसको घुमा देंगे, तो घुमाने के बाद जो मसाला बनता है वो होती है समांग हो जाती है। वो क्या होती है, समांग। समांग बनाने के लिए बिलियन बनाना जरूरी है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिलियन बनाना पड़ेगा। बिलियन मतलब है ना सॉल्यूशन, आपको बनाना पड़ेगा। बिलियन मतलब उसमें पानी डालना पड़ेगा, तब जाकर क्या समांग बन रहा है। बाकी विसमांग तो अलग ही रहता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग कुछ पढ़ते हैं रसायन शास्त्र में। बहुत सारे वैज्ञानिक ना अपना अपना सिद्धांत दिए थे, तो वो सिद्धांतों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वैज्ञानिकों का सिद्धांत, देखो उस सिद्धांत को बोलते हैं, आज टॉपिक क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम। संयोजन का नियम
ठीक है। रासायनिक संयोजन का नियम, देखो इसमें अनेक तरह के वैज्ञानिक आए और अपना अपना मत दिए। रासायनिक संयोजन का नियम एक क्या होता है समझना। संयोजन मतलब होता है मिलना, संयोजन मतलब मिलना। जैसे आप दोस्ती बनाते हैं, अभी हम 9th में थे, उसके बाद गए 10th में, तो 10th में आप दोस्त बनाए, 11th में गए वहाँ पे आप दोस्ती किए, तो ये सब जो दोस्ती आप बढ़ा रहे हैं ये सब क्या होता है, संयोजन होता है, एक तरह से मिलता है, उससे बोलते हैं संयोजन। तो उसी का नियम हम पढ़ेंगे ना, संयोजन का नियम। संयोजन देखो हम जो 10th में जब पढ़े तो संयोजन होता था 2 तरह का, है ना, संयोजन होता था, है ना, संयोजन होता था। आप उसमें संयोजन का नियम पढ़े थे उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वहाँ पे जो संयोजन था वो छोटा लेवल का था, अब यहाँ पे जो संयोजन है इसमें हर तरह का वैज्ञानिक यहाँ पे अपनी 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 मत देते हैं, ठीक है ना। संयोजन था और विस्थापन था, वियोजन था, ये सब आप पढ़े थे। संयोजन मतलब होता है मिलना, वियोजन मतलब होता है अलग होना, और विस्थापन मतलब होता है कि अपनी वाली को चेंज कर लो, है ना, हमारे वाली के तू रख लो और तो अपनी वाली को हमरा दे दो, वो होती है विस्थापन होता है, ठीक है। तो ये सब अब छोटे लेवल पढ़े थे। अब 11th में जैसे ही आए हैं तो अब इसका सब जरा सा है ना ईजिली, है ना, जब आपको जरा सा इसका आपको ऑपरेशन करके देखना पड़ा कि भाई इसमें कौन कौन आदमी भाग लिया था वो किस चीज़ को बोलने के लिए, ठीक है। तो रासायनिक संयोजन का नियम जो होता है वो पहला नियम जो होता है उसे बोलते हैं, पहला नियम को बोलते हैं द्रव्य संरक्षण। क्या बोलते हैं, द्रव्य संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था लेवासिये ने दिया था, किन्होंने दिया था, लेवासिये, है ना, लवाइजियर कहीं लिखा है ना, लवाइजर कहीं लिखा, कहीं इसी को लिखेगा लाफुजे लिख देगा, है ना, लाफुजे लिखेगा, कहीं इसी को लिखेगा ना, अरे इसका बड़ा नाम लिखता है ना कहीं कहीं किताब में, है ना, लवाइसिये, है ना, लवासिये लिखेगा, है ना, कहीं लिखेगा लेवोसियर, है ना, ये भी सुल नाम बोलता है। बहुत किताबों में, है ना, तरह तरह का नाम लिखा रहता है ना, लवाइसिये, लवाइजियर, लाफ्जे, लवाइसिये, है ना, लेवोसिये, इसका बहुत नाम है ना, हर किताब में अपनी अपनी अलग तरह का नाम रहता है, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली इसका नाम क्या है, लवाइजियर। क्या है, लवाइजियर एक वैज्ञानिक है जिसे केमिस्ट्री का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का अगर पिता कहते हैं तो वो क्या है, लवाइजियर को बोलते हैं, है ना, यानी केमिस्ट्री का पिता। अब केमिस्ट्री का पिता क्यों इसे कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे, है ना, बहुत सारे रूल दिए हैं, इसलिए से केमिस्ट्री का पिता कहते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का खोज किया था, है ना, लवाइसिये ने किया था। कौन किया था, लवाइसिये ने ऑक्सीजन खोज किया 1789 में, है ना, 1789 में ऑक्सीजन की खोज किया था। उसके बाद 1783 में इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में खोजा। किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले क्या खोजा था 1789 में, ऑक्सीजन के बारे में, फिर इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में खोजा, है ना। तो देखो ऑक्सीजन जब होती है तो इन्होंने जब ऑक्सीजन के बारे में जब जाना तो फिर बताया कि दहन की प्रक्रिया को बताया, दहन की, है ना, प्रक्रिया के बारे में बताया कि दहन क्या होती है। तो दहन क्या होगा, जब ऑक्सीजन के साथ में जलना, कोई भी वस्तु जब ऑक्सीजन के साथ में जब मिलकर जलता है तब उससे बोलते हैं दहन बोलते हैं, ठीक है। तो कब, क्योंकि लवाइसिये ने ऑक्सीजन को खोज कर लिया था, उसके बाद दहन की प्रक्रिया दिया। कौन दिया था, तो लवाइसिये ने दिया था, इसीलिए इसे केमिस्ट्री का पिता कहते हैं, केमिस्ट्री का जनक या केमिस्ट्री का पिता कहते हैं, किसे, लवाइसिये के, समझे। चलो अब इसका आगे कहानी पढ़ते हैं हम लोग। देखो लवाइसिये ने एक नियम दिया था द्रव्य संरक्षण का नियम। क्या दिया था, द्रव्य संरक्षण। संरक्षण मतलब होता है किसी को बचाना, क्या करना, प्रोटेक्शन देना, किसी को बचाना। तो किसका बचा रहा है, द्रव्य को संरक्षण कर रहा है ना। जैसे आप नहीं देखते हैं कि प्रधानमंत्री के, है ना, प्रोटेक्शन मिल रहा है तो और किसी व्यक्ति को प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो प्रोटेक्शन मतलब होता है कि उससे बचाना, उससे संरक्षण करना, ठीक है, द्रव्य संरक्षण का नियम। तो द्रव्य संरक्षण का नियम जो होता है यानी द्रव्य को क्या करना, बचाना। देखो इसको क्या दिया था, एक दिया था दहन की प्रक्रिया दिया था, है ना, दहन की दिया था। देखो पहला नियम जो दिया था लवाइसिये ने, द्रव्य संरक्षण का नियम जो था, इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या कहा था कि देखो कि कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ, देखो इसका परिभाषा,
नियम इसका लिखा ना, लवाइसे का नियम। ठीक है, ठीक है। जब कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, है ना, जब कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया है ना करते हैं तो, है ना, द्रव्यमान का न तो उत्पन्न होता है ना, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो, है ना, तो, है ना, तो द्रव्यमान का न तो उत्पन्न होता है, और ना ही, है ना, नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्या कहता है कि अगर देखो कोई भी अगर पदार्थ हम बनाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, जब कोई पदार्थ अपने आप में मिलकर अभिक्रिया करता है तो द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न करता है और ना ही तो द्रव्यमान को नष्ट होता है ना, बल्कि एक रूप से किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम अपने घर में बनाते हैं क्या, दही। क्यों? क्योंकि देखो दूध है और दही है, तो जितना दूध रहती है उतना ही जब अभिक्रिया उसमें हम जोरन डालते हैं, है ना, दही का जोरन डालते हैं, नहीं तो उसमें, है ना, नींबू डाल देते हैं, तो वो सब जो जब अभिक्रिया करने के बाद जो दही जो बना उसकी द्रव्यमान दोनों बराबर था। जितना दूध था उतना ही दही बना, यानी इसकी द्रव्यमान बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, है ना, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हुआ। क्योंकि पहले था दही, दूध था, उसके बाद अभिक्रिया होने के बाद बन गया दही, लेकिन द्रव्यमान क्या चेंज हुआ। अगर 1 kg दूध है तो 1 kg दही बनेगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप कोई लकड़ी जलाते हैं, जैसे कोयला जलाएं या लकड़ी जलाएं या आप कागज़ जलाएं, कागज़ भी जलाए, कुछ भी अगर जलाइएगा तो जितना आप जलाइएगा उतना ही धुआं निकलेगा। अगर आप 1 किलो पुआल जलाते हैं या गोईठा जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं तो 1 किलो गैस निकलेगा। अब देखो, अब ऐसा थोड़ा कि गैस का आप उसको बांध के कहीं रखते हैं, लेकिन गैस उड़ जाती है तो पता नहीं चलता है कि नहीं, लेकिन उतना ही गैस निकलता है। अगर 1 किलो अगर कोई चीज़ आप जलाते हैं तो 1 किलो गैस निकलती है। यानी द्रव्यमान देखो एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित होती है, ना कि वो नष्ट होती है, कभी नहीं, ठीक है, समझे। यानी इसका यही नियम था। यानी अगर हम जल, देखो क्या आता है, जल H, इसका उदाहरण सॉल्यूशन क्या, पहला क्या, जैसे देखो जल है ना, H2O, इसको क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। अब अगर इसका हम निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, देखो इसको अभिक्रिया कराने, देखो पहले क्या किए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे, इसको बोलते हैं जल, H2O, है ना। तो ये बनेगा क्या, H2O जल बन गया, ये क्या है, जल बन गया। अब जल में इसका अगर हम अनुपात निकालेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखो कितनी है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक होती है 1, और परमाणु क्रमांक ही होती है परमाणु उसकी भार, क्या होती है, परमाणु भार। तो इसकी परमाणु भार क्या होती है, 1 होती है, परमाणु भार 1 होती है। ये कितनी है, 2 है, यानी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, प्लस यहाँ पे तो प्लस। अब क्या है, ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांक होती है 16, यानी ऑक्सीजन की 8 होती है। ऑक्सीजन और आ से 8, यानी परमाणु क्रमांक होती है 8 ऑक्सीजन की, इसीलिए उसका दुगना होता है परमाणु भार, ठीक है। यानी परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ देखो कितना होगा, यहाँ जब 1 में करेंगे 2 से गुना तो 2 हो जाएगा, प्लस 16 कितना हो जाएगा, इसका अगर हम इसका क्या 18, यानी 18 ग्राम हो जाएगा। क्या होगा, 18 ग्राम। अब बोलिए या तो 18
केजी बोलिए, अब जो भी बोलना है इसको बोल ही सकते हैं। 18 क्विंटल बोलिए, 18 पाउंड बोलिए, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। अब इधर क्या है, जल है, तो जल है। अब देखो जल यहाँ पे इसको भी बनाते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार, परमाणु यानी द्रव्यमान भार जो होता है कितनी होती है, द्रव्यमान होती है 1 होती है। कितनी हाइड्रोजन है, तो 2 है। प्लस देखो यहाँ पे प्लस एक केमिस्ट्री या प्लस होता है, लेकिन अगर इसी तरह से अगर आप मैथ बनाते हैं तो ए बी मतलब क्या होता है, ए यानी है ना गुना करते हैं। अगर मान लो 2 है ना गुने 3, यहाँ पे गुना करते हैं, है ना, यानी मैथ में गुना करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ पे जोड़ होता है। यहाँ पे क्या जोड़ होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की परमाणु भार जो होती है वो होती है 1, और कितनी हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है ना, 2 में गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस, ना कि यहाँ पे गुना करेंगे, तो प्लस का सीन होगा। ऑक्सीजन की होती है परमाणु भार होती है 16, कितना हो जाएगा, 2 + 16 कितना हुआ, 18। यानी अगर हम मिलाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराएंगे तो वो बन जाएगा जल। लेकिन कितना केजी का जब जल बनेगा, आप इसे ग्राम में कहिए, आप इसे केजी में कहिए, आप इसे क्विंटल में कहिए, जो भी आपको लिखना है आप उसे लिख सकते हैं। आप इसे लीटर में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसमें आपको बनाना है वही बनाइए, ठीक है। तो मान लीजिए 18 ग्राम का क्या था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला था, तो वही 18 ग्राम जल बना, समझे। एक कभी चेंज नहीं होता है, कभी ये, यानी इसका द्रव्यमान दोनों, देखो क्या है, द्रव्यमान दोनों बराबर था, है ना, इसका चेंज। अब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन अलग था और ये अलग था और दोनों मिलके अलग अलग कुछ बना लिया, है ना। जैसे 5 केजी दूध है और जब दही बनाएं तो 3 केजी ठहरा, ऐसा नहीं होता। देखो अब पनीर जो बनता है ना वो अलग होती है। जैसे दूध में अगर आप पनीर अगर बनाना चाहते हैं तो क्योंकि दूध में जो बिल्कुल होती है, जो मटेरियल होता है, जब पनीर जब बनता है तो वो दूध का मटेरियल सब जाके सिमट के जाके पनीर में जाकर सड़ जाता है ना। लेकिन पानी जो होता है वो अलग होता है। अब उस पनीर में पानी अलग हो गया और पनीर अलग होता है कि दूध से। तो पनीर का अगर मान ली 1 केजी पनीर है, 1 केजी दूध है, तो पनीर मुश्किल से बनता है तो 300-250 ग्राम पनीर बनता है। लेकिन उसमें पानी भी रहता है, दूध में पानी भी रहता है, लेकिन जो पनीर जो बना उसमें पानी भी है और पनीर तो अलग हो गया है ना, कि पानी के तभी वजन उसको तौलेंगे तब ना दोनों साथ में होगा, ठीक है ना। इस तरह से उसका अलग होता है, समझे। एक एग्जाम्पल था। दूसरी एग्जाम्पल एक और हम लोग लेते हैं। देखो कार्बन जलाते हैं इस बार, कुछ भी आप जलाओ कार्बन को, ठीक है, और जलाओ ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन और कार्बन जलेगा तो अभिक्रिया क्या करेगा, बनाएगा CO2 बना देगा। क्या बनाएगा, यानी धुआं बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनेगा। अगर पूरी तरह से जलेगा तो CO2 बनेगा, और अगर आधे जला तो बना देगा CO बना देगा। क्या बनाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे जो घर में महिलाएं खाना बनाती हैं, जो धुआं निकलता है ना वो CO रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से वो नहीं जलता है, इसीलिए वो क्या होती है, धुआं निकलता है। तो इस गैस से हम लोग का आँख जलने लगता है ना, और ये ठंडा में मौत भी कर देती है धुआं, है ना, बहुत खतरनाक धुआं है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी तरह से अगर कोई चीज़ जल जाता है तो वो बनता है CO2 गैस बनता है। तो CO2 गैस बन गया, ठीक है। अब CO2 गैस में जब ये अभिक्रिया यहाँ पे किया, देखो पहले इसको अभिक्रिया कर दो, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके जब अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा CO2 गैस बना देगा। कार्बन का होता है परमाणु भार 12, है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसीलिए उसका भार हो जाएगा 6 दूनी 12, डबल होती है। प्लस यहाँ का चिन्ह है, प्लस दे दिए। ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु क्रमांक, लेकिन परमाणु भार होता है 8 दूनी 16, यानी दुगना उसका होता है 16। कितनी ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन, ठीक है, कार्बन की कितनी होती है, तो 12 होती है। अब देखो यहाँ पे गुना नहीं, क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, आपका मैथ नहीं है। ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 32, तो कितना हो जाएगा, 44। आप ग्राम में बोलिए, केजी बोलिए, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 12 हो गया प्लस 32, तो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। यानी देखो अगर हम 12 ग्राम ऑक्सीजन और 32 ग्राम कार्बन को जब 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को जब हम अभिक्रिया कराएं तो कितना बना, वो भी बना 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन ही बना, है ना, ये ज़्यादा नहीं मिलकर बना। यानी 44 ग्राम दोनों, अगर अभी इसका दोनों भार था कितना, 44 ग्राम का है, तो 44 ग्राम ही गैस निकला, है ना। इसी को बोलते हैं द्रव्य संरक्षण का नियम, ठीक है। कौन दिया था, तो ये दिया था लवाइजियर दिया था, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1
2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो अब दूसरी नियम पर चलते हैं हम लोग। देखो दूसरी नियम है, ये नियम समझो नहीं है, ये समझो ये कि कहानी से बना दिया ना अपनी। जैसे दूसरी नियम देखो क्या है, स्थिरता का नियम बोलता है ना, स्थिरता है ना, स्थिरता, स्थिरता का नियम, या इससे बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? निश्चित, निश्चित अनुपात, अनुपात का नियम इसे बोलते हैं, अनुपात का नियम। देखो एक कुछ नियम ये दिया था वैज्ञानिक जो थे है ना, वो दिया था प्राउस्ट, प्राउस्ट ने दिया था। कौन थे? प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। देखो देखो ये बेसिकली कुछ कहा था नहीं, जरा सा डिफिनेशन देके ये वैज्ञानिक बन गया है ना। यानी इसमें यानी रासायनिक संयोजन में जरा सा डिफिनेशन देके वैज्ञानिक, कुछ नहीं बोला था। देखो क्या बोला, ये यौगिक के बारे में बोला, यौगिक के बारे में बोला कि कोई भी यौगिक यानी किसी भी यौगिक, यौगिक हम क्या कंपाउंड की बात करें, देखो यानी इन्होंने बोला था कि किसी भी यौगिक, किसी भी यौगिक है ना, किसी भी यौगिक में है ना, किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में है ना द्रव्यमान, किसी भी यौगिक में द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में, द्रव्यमान एक, द्रव्यमान एक निश्चित, निश्चित अनुपात में, अनुपात में रहता है। बस यौगिक के बारे में बोला। क्या बोला? ये यौगिक के बारे में बोला था। अब यौगिक का आपको पता है डिफिनेशन कि अगर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलता है उससे बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। तो कहाँ कुछ अलग बोला, कुछ अलग बोला है? यौगिक उसी का डिफिनेशन आप बोल दिया, ये कहाँ से कुछ अलग बोला? ये बोला कि किसी भी यौगिक में द्रव्यमान का अनुपात सदैव यानी हमेशा निश्चित रहता है। तो जितना, जैसे मान लो आपको बनाना है, कोई यौगिक बनाना है, तो 1 किलो चीनी डालिएगा, 1 केजी पानी डालिएगा, तब वो दोनों का यौगिक जो बनेगा वो बिल्कुल समान रहेगा। अब ऐसा नहीं आपको शरबत बनाना है तो 1 केजी डालिएगा चीनी और उसमें हो सकता है कि ना पूरा 1 कड़ाही पानी डाल दीजिएगा, एक पूरा कड़ाह में डाल दीजिएगा पानी, तब वो शरबत बन गया, वो मिक्स, वो क्या बना, वो मिश्रण बना, वो यौगिक नहीं बना। समझे? तो यौगिक मतलब होता है दोनों निश्चित अनुपात होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये अलग से कुछ नहीं बोला था है ना। इसका पहला देखो क्या कहता है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, जैसे देखो हम ले लेते हैं क्या, NaCl ले लेते हैं, NaCl लेते हैं। तो NaCl जब लेंगे तो इसमें देखो इसका क्या क्या थे, सोडियम, सोडियम का परमाणु भार, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे कितना होगा, तो ये होता है, इसको अभिक्रिया पहले करा दो है ना, इसको करा दो अभिक्रिया है ना, सोडियम प्लस क्लोरीन के साथ। तो जब अभिक्रिया करेगा तो यह बनाएगा 2NaCl, 2NaCl। देखो क्या है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो सोडियम यहाँ पे है 2, कितनी होती 23, परमाणु भार इसका होता है 23 होता है, ठीक है, भार 23 होता है, प्लस एक क्या है, तो ये है आपका क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35, कितनी है 2 है, तो 35 दूनी 70 है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या है, 2 से गुना करेंगे सबसे है ना, यहाँ पे भी 2 से गुना होगा, इसमें सोडियम में ये 2 है ना सोडियम, देखो यहाँ पे 2 सोडियम का होता है 23, ठीक है 23 होता है, इसको रहने दो है ना। देखो यानी अगर इसको हम बात करते हैं, देखो क्योंकि परमाणु क्रमांक समझना पहले हम बात को, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35, समझे क्या होता है 35,
ठीक है। इसमें कितनी है, 2 है, इसमें कितनी है, 2 क्लोरीन है। जब यहाँ से जब दोनों होगा तो कितना, यहाँ पे कितना होगा, यानी 23 दूनी 46 ग्राम। यहाँ से कितना आएगा, 70 ग्राम, ठीक है, 70 ग्राम। अब यहाँ देखना, यहाँ पे भी अगर हम करेंगे तो वही आएगा, है ना, सोडियम भी 2 है तो 23 दूनी 46 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्लस आएगा, क्या होगा, 70, क्योंकि 2 है, अब इसमें पूरा में गुना होगा, 2 सभी में गुना होगा, तो 35 दूनी 70 यानी 70 ग्राम। देखो क्या बोला, यही बोला था कि अनुपात हमेशा बराबर आता है। देखो यहाँ पे भी 46 ग्राम में सोडियम है, यहाँ पे भी 46 ग्राम सोडियम है, 70 ग्राम क्लोरीन यहाँ भी है, तो 70 ग्राम क्लोरीन यहाँ, कहाँ पे गलत कुछ बोला, अलग कुछ बोला, नहीं बोला। इसी तरह से देखो, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरा में, तो हाइड्रोजन की हम बात करते हैं। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे, जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे, H2O बना गया, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो H2O बनाएगा। अब यहाँ से अगर इसकी हम अनुपात यानी अनुभार यानी भार की अगर इसका हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का भार होता है 1, कितना होता है, 1, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेगा तो हाइड्रोजन का होता है 1, है कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है। उसी तरह से ऑक्सीजन का होता है 8 यानी 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 16, तो यहाँ से कटेगा कितना, यानी 1:8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8, क्या है, 1:8। यानी अगर कहीं से आप भी बनाइएगा, यानी जल, इस जल को आप कहीं से भी उठाइएगा, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, कल हो, है ना, सबमर्सिबल हो, तालाब में, कहीं से, आहार में, कहीं से भी अगर जल आप लेते हैं तो उसका अनुपात हमेशा 1:8 में रहेगा, 1:8 में रहेगा, हमेशा यही अनुपात में रहेगा, इसका अनुपात कभी नहीं चेंज होगा। यही तो बोला, कहाँ गलती बोला, यानी बोला कि हाइड्रोजन या कोई भी अगर यौगिक का उसका द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। इसी को बोलते हैं निश्चित का अनुपात, है ना, स्थिरता का अनुपात, इसी को बोलते हैं, ठीक है, समझे। बस ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, है ना। ये यौगिक के बारे में, अगर आप यौगिक के बारे में अगर समझते हैं तो इसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तीसरी नियम है, हो गया। तीसरा नियम के बाद देखते हैं। तीसरा नियम है ना, गुणित अनुपात, गुणित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। ये दिए थे, डाल्टन ने दिया था, है ना, एक अंग्रेज का, है ना, यानी ब्रिटिश का एक अध्यापक थे, उन्होंने दिया था, है ना, क्या दिया था, गुणित अनुपात का नियम। ये देखो, गुणित अनुपात का नियम दिए थे, ये जैसा आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, है ना। क्या दिया था, गुणित अनुपात का नियम, जैसे समझना। देखो नियम इनका है ना, गुणित अनुपात का नियम है कि जब कोई दो तत्व, क्या होता है कि जब कोई तत्व आपस में अभिक्रिया करता है, देखो समझ पहले बात को, जब कोई तत्व, है ना, जब है ना, जब दो या दो से अधिक तत्व, है ना, आपस में, क्योंकि देखो 2 या 2 से अधिक तत्व हमेशा इसीलिए लिख रहा है, क्यों, क्योंकि क्या है, ये संयोजन के नियम है। संयोजन मतलब होता है मिलना, तो ये मिल रहा है, यहाँ पे वियोजन नहीं हो रहा कि इन्हें अलग दोनों नहीं हो रहा, यहाँ पे मिल रहा है, इसीलिए हर डिफिनेशन, हर जो व्यक्ति बोला है वो संयोजन के नियम पे ही बोलेगा। अब ऐसा नहीं कि टॉपिक कहीं पे आपको कोई स्कूल है ना, या मीटिंग में कहीं बैठा दिया गया, आपको जिस टॉपिक पे बोलना है, अब उस टॉपिक से अलग बोलिएगा तो उसको मैं आपको उस बात में आपको गिनती नहीं रखेगा, बोला कि यार क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, रासायनिक संयोजन का नियम के बारे में बताइए, तो यहाँ पे कुछ अलग टॉपिक देगा तो कुछ होगा, लेकिन जरा जितना व्यक्ति है,
चार पांच जो व्यक्ति है वो कुछ न कुछ जरा सा डिफिकल्ट यानी अलग कुछ बताया है, लेकिन सब संयोजन के नियम पे ही अपना अपना मत दिए थे। ठीक है, देखो ये क्या बोलते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में, है ना, आपस में मिलकर, है ना, आपस में मिलकर, है ना, आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर, है ना, आपस में मिलकर एक से अधिक, है ना, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो, है ना, उसमें, है ना, उसमें एक निश्चित अनुपात में, है ना, उसमें देखो बनाते हैं तो कोई तत्व, है ना, तो उस यौगिक में देखो तो क्या बोले तो उसमें कोई निश्चित अनुपात में कोई, क्या ना, किसी तत्व का द्रव्यमान, देखो तो उसमें किसी तत्व का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहता है निश्चित अनुपात में, तो उसमें कोई तत्व निश्चित अनुपात में रहता है। क्या बोलता है, तो उसमें किसी तत्व का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में रहता है या सरल अनुपात में, इसे क्या बोलते हैं, या सरल अनुपात में रहता है, सरल अनुपात में रहता है। ठीक है, समझिए। देखो अगर आपको ये नहीं समझ आया डेफिनेशन तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इसे पहली बार समझे हैं, है ना, क्योंकि आप जिस चीज़ को पहली बार समझे हैं तो आप इतना ब्रिलियंट नहीं है कि आप समझिएगा, है ना, क्योंकि अगर समझ लेते तो वही दिक्कत है। इसलिए डेफिनेशन समझिए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ना, थोड़ा इसे आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो, अरे लिखा जाओ ना यार, क्या कहता है कि जब कोई तत्व अभिक्रिया करता है ना, अभिक्रिया करता है तब यौगिक बनाएगा, जो यौगिक बनता है वो उसका इसमें एक निश्चित अनुपात यानी सरल गुणित अनुपात में होता है। देखो जैसे मान लो यहाँ पे अभिक्रिया करा रहे हैं हम किसका, हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले, क्या लिए, हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए तो ये अभिक्रिया करके देखो क्या बना सकता है, ये तो बना सकता है क्या, देखो पहला बनाएगा H2O बना सकता है, क्या बनाता है, H2O बना सकता है। अगर दूसरा हम बात करते हैं तो एक और बनाएगा, क्या बनाएगा, देखो यहाँ से एक और बना सकता है, वो बना सकता है H2O2, समझे क्या। देखो दूसरी तरह की अभिक्रिया, अगर अभिक्रिया ये करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर अभिक्रिया करेगा तो ये दो तरह का अभिक्रिया यानी यौगिक बना सकता है। क्या बनाएगा, H2O बनाएगा और H2O2 बनाएगा, है ना, H2O2 बनाएगा। अब अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो इसकी देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम यहाँ से अनुपात निकालते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, कितनी हाइड्रोजन है तो 2 है, ऑक्सीजन होती है 16, क्या होती है 16। इसी तरह से अगर यहाँ हम बात यहाँ करते हैं तो यहाँ देखो इसको और आगे निकालो, है ना, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से 2:16, यही ना होगा इसका। अब इसका और आगे बढ़ाएंगे हम तो यहाँ से कटेगा, यानी 1 अनुपात आ जाएगा 8 में, क्या आएगा 1 अनुपात 8 होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन के होता है परमाणु भार 1, इसमें हाइड्रोजन है 2 अनुपात, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2। ठीक है, अगर इसका हम और आगे इस चीज़ को करेंगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात 8 दूनी 16 दूनी 32,
और इसका हम आगे बढ़ाएंगे तो कटेगा ये, है ना, क्या कटेगा, एक कटेगा, तो कितना से कटेगा, यानी 1:16 में कटेगा, 1:16 में कटेगा। तो क्या कहता है, इस कहता है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं, है ना, जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखो, दो तत्व मिला, अब एक से अधिक यौगिक बना लिया, तो उसमें किसी तत्व का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित सरल अनुपात में रहता है। उसमें किसी तत्व का द्रव्यमान एक निश्चित सरल अनुपात में रहता है। देखो, एक निश्चित सरल अनुपात में रहता है। तो जब इसका हम निकालेंगे निश्चित सरल अनुपात, यानी 8:16, देखो, यानी यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन तो एक निश्चित अनुपात में है, लेकिन जो ऑक्सीजन, इसमें कोई ना कोई ऐसा, अगर मान ले, देखो इसको समझे पहले यहाँ पे बात को, ठीक है, तो क्या होगा इसका, तो कटेगा, तो 8 दूनी 16, यानी 1:2, 1:2, इसी को बोलते हैं निश्चित सरल अनुपात, यानी निश्चित गुणांक अनुपात, है, निश्चित सरल अनुपात इसे बोलते हैं, निश्चित गुणित अनुपात। जैसे पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 का 1, 2 का 2, है ना, 2 या 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो बिल्कुल कितना एक सरल अनुपात में है ना, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, ऐसा होती है, एक बिल्कुल एक सरल अनुपात में है। तो इसी तरह से जितना अगर आप अभिक्रिया करिएगा तो उसका लास्ट में, यानी इसमें से एक ऐसा तत्व होगा वो बिल्कुल निश्चित में होगा, और दूसरी तत्व जो ऐसी होगी वो एक निश्चित सरल अनुपात में होगा। यानी दूसरी तत्व कौन होगी, ऑक्सीजन, एक सरल अनुपात में है, ठीक है। अब इसी को जरा सा हम और आगे डिफाइन करते हैं। देखो, क्योंकि केमिस्ट्री से खेला जाता है, आप खेलिए केमिस्ट्री से, यानी 8:16, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लें यहाँ पे हम अनुपात किसको बराबर कर रहे हैं, हम बराबर करते हैं इसको, यानी देखो, ऑक्सीजन को हम बराबर करेंगे तो ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन की जो अनुपात है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन है 8, देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे है 16। अगर हम ऑक्सीजन को बराबर कर देंगे, ठीक है, तो देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है, दोनों में देखो, है ना, 1 दोनों में, इसको बराबर करेंगे तो हम 2 से गुना करेंगे तो इसका बराबर हो जाएगा दोनों। तो यहाँ जब बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पे भी नीचे हो जाएगा 16, ठीक है। लेकिन तो गुना करेंगे तो इसमें थोड़े करेंगे, इसमें भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बराबर कर रहे हैं इसमें, तो आप दोनों में गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या है नीचे 1, ठीक है, तो 1 है। अब देखो, एक इसमें से बोलता है कि एक इसमें से ऐसा एक तत्व होगा जो एक निश्चित अनुपात में होगा, एक अनुपात का निश्चित अनुपात में होगा, लेकिन जो दूसरे तत्व होंगे वो एक सरल अनुपात में होगा। वो क्या होगा, वो एक सरल अनुपात में होंगे। तो देखो इसका क्या होगा, यानी 1:2 के अनुपात में। कौन है, हाइड्रोजन जो है इस बार 1 के अनुपात में 2 के अनुपात में है। कब आएगा, जब उसको हम बराबर दोनों को किए, तो किसको, ऑक्सीजन, जब जो ऑक्सीजन का जब भार को हम बराबर कर दिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने आप अनुपात में आ गया, यानी एक सरल अनुपात में आ गया, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन कहता है, समझे। इसी तरह से एक और आपको समझ नहीं आया होगा, तो एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, कार्बन ले लो, उसी तरह से ले लो ऑक्सीजन। तो कार्बन अगर जलेगा तो वो बनाएगा क्या, CO2 बनाएगा, या तो अगर कार्बन अगर जलेगा तो CO बनाएगा, यही दो को बना ही सकता है। कार्बन अगर नहीं जला, अगर यानी कोयला हो, लकड़ी हो, अगर नहीं जलेगा पूरी तरह से तो वो बना देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर जल गया तो बना देगा CO2 गैस बना देगा, ठीक है। देखो, यहाँ से अगर हम अभिक्रिया निकालते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का अगर अनुपात हम निकालेंगे तो कार्बन का अनुपात होता है, क्या होता है, कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे अगर इसका हम और आगे करेंगे, देखो, तो 12:16 दूनी की 32। अब अगर इसे हम काटेंगे और आगे इसको हम बढ़ाएंगे तो कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4, देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, और क्या 4 से कटेगा, यानी 8 के कितना होता है, सॉरी 8 चौके 32, यानी 8 चौके 32, 8 बार में कटेगा। देखो इसको हम काटा कितना में,
4 से भागा दिए तो 4 से कटा 3 बार में, इसी को अगर हम 4 से भागा देंगे तो 8 बार में कट जाएगा। यानी दोनों किससे भागा देंगे, 4 से भागा दे रहे हैं, 4 से भागा देंगे 3 बार में, 4 से भागा दिए 8 बार में, है ना, एक कट गया, 32 समझे। यानी यहाँ पे यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अनुपात है तो 3:8 है। उसी तरह से कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन है 16, ठीक है। अब ये तो आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि यहीं पे कट उठ के है ना बराबर हो जाएगा ये। 4 से इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको भी 4 से और इसको भी 4 से, क्योंकि दोनों 4 से कट सकता है। तो 4 से जब काटेंगे तो 4 तिये 12 और 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, है ना। अब इसमें से एक ऐसा तत्व है जो कि दोनों का अनुपात बराबर है। क्या दोनों का अनुपात बराबर है? लेकिन दूसरी जो तत्व है कौन सी है दूसरी तत्व है? ऑक्सीजन का अनुपात। वो देखो, अगर यहाँ से हम ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं तो 4:8 यानी 4 दूनी 8 यानी 1:2 के अनुपात में आ रही है। इसी को बोलते हैं सरल अनुपात, सरल गुणित अनुपात, समझे। इस क्या बोलते हैं? सरल या गुणित अनुपात बोलते हैं। ये बिल्कुल सरल अनुपात में आता है ना। 1 एकम 2, 2 एकम 2, है ना, 3 एकम 3, 4 एकम 4, ऐसे है ना, फिर 2 दूनी 4, ऐसे करके होता है ना, ये सब होता है, ठीक है। ये सब आपको बिल्कुल सरल टेबल में आपको है ना, सरल पहाड़ में आ जाएगा, है ना, इस तरह से आता है, ठीक है, समझे। तो ये था डाल्टन का अनुपात। चौथा नियम जो है वो देखते हैं, समझिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो, एक चौथा नियम लास्ट है। ये नियम है व्युत्पन्न, है ना, व्युत्पन्न का नियम, ठीक है। देखो, ये नियम को क्या बोलता है? ये नियम बोलता है कि जब, इसका नियम है कि जब तीन तत्व आपस में मिलकर, आपस में, है ना, आपस में मिलकर, है ना, दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं, दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं, दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं, है ना, दो अलग अलग यौगिक बनाते हैं, है ना, जब अलग अलग यौगिक बनाते हैं तब अलग अलग यौगिक बनाते हैं तब, है ना, तब उसमें एक का निश्चित अनुपात होता है, उसमें है ना, एक तत्व का निश्चित अनुपात होता है ना, एक तत्व का निश्चित अनुपात होता है, तथा एक तत्व का निश्चित अनुपात, एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित अनुपात में, है ना, अनुपात में रहते हैं, तथा दूसरी तत्व, है ना, निश्चित अनुपात में रहता है ना, निश्चित अनुपात में रहता है, ठीक है। एक तत्व इसमें निश्चित अनुपात में रहता है, तथा तीसरी तत्व से बनने, है ना, तथा तीसरी तत्व, ठीक है, अनुपात में रहते हैं, तथा तीसरी बनने वाली तत्व, तीसरी बनने वाली तत्व का अनुपात, तत्व का अनुपात, है ना, समान होता है, ठीक है। देखो, आपको इसको समझ में आएगा, एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 3 तत्व है, एक है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन।
ये तीनों तत्व मिलके एक अभिक्रिया करेंगे। तो जब यहाँ से जब अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेंगे तो ये बनाएंगे H2O बनेगा। हाइड्रोजन जब कार्बन से अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा CH4 बनेगा, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया आपस में करेंगे तो ये बना देगा CO2 गैस बनेंगे, ठीक है। अब ये कैसे बनता है ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी आप सिर्फ देखिए कितना यही बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 संभावनाएं हैं। यहाँ पे 3 संभावनाएं आपको आएंगे। संभावना ए 3 संभावना आएगा कि जब अगर मान लिया हम यहाँ से देखो या पहले एस को देखो, अगर अभी इसको यानी ऑक्सीजन और कार्बन से अभिक्रिया करेंगे, किससे करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन मिला दिए, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, जब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से जब मिलाते हैं तब देखते हैं क्या होता है। यानी एक बनेगा H2O, ठीक है, और दूसरी जो बनता है वो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ये बनेगा। तो H2O में हम अभिक्रिया कराते हैं तो OH2O में जो होता है अनुपात जो होता है हाइड्रोजन का होता है अनुपात 1, क्योंकि 1 भार होता है, इसका कितना 2 है, ठीक है, अनुपात कार्बन का, सॉरी ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कार्बन का हम निकालते हैं तो कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16 गुने 2, 16 गुने 2, ठीक है। तब यहाँ से क्या 2 हो जाएगा, अनुपात 16 हो जाएगा, 2 अनुपात 16, यहाँ से क्या हो जाएगी 12 अनुपात 32। अब कोई कटता है क्या होता है, देखो यहाँ से 1 कटेगा यानी 1 अनुपात 8 कटेगा, 4 से जो काटेंगे तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 अनुपात 16, 3 अनुपात 8, 3 अनुपात 8। तो इसमें से देखो एक ऐसा अनुपात है, देखो क्या कहता है यहाँ से कि जब 2 यौगिक, जब देखो सॉरी 3 तत्व, जब 3 तत्व आपस में अभिक्रिया किए, देखो 1 2 3 तत्व, क्योंकि आपस में जब अभिक्रिया करें तो इससे 2 अलग अलग यौगिक बनते हैं, 2 अलग अलग यौगिक बनते हैं। 2 अलग अलग यौगिक बनने के बाद उसमें से एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित अनुपात में रहता है। देखो एक तत्व का द्रव्यमान जो है तो निश्चित अनुपात में है कि नहीं, एक निश्चित अनुपात में है, सॉरी ये देखो 8 जो है वो निश्चित अनुपात है, दोनों क्या है बराबर है, एक निश्चित अनुपात है, दोनों बराबर है, यानी निश्चित अनुपात में एक होता है ना, निश्चित अनुपात में रहता है। तथा तीसरी बनने वाली तत्व होता है उसका अनुपात समान होता है। अब देखो तीसरी जो बनेगा अनुपात, देखो कि अब इसमें से दूसरी जो क्योंकि ये तो निश्चित अनुपात में है, अब यहाँ से 1 और 2 यानी कितनी है 1 अनुपात 3, ये जो तत्व 1 अनुपात 3 यानी तीसरी जो तत्व बनेगा वो कितना का बनेगा, तो वो बनेगा 1 अनुपात 3 में बनेगा। कैसे बनेगा, देखो अभी देखो यहाँ से था, इसको भी क्रिया कराए थे, ये था, तो तीसरी तत्व कौन बन रहा था, एगो तो बन गया ये H2O बन गया और CO2 बन गया। अब तीसरी जो बनेगा वो बनेगा मीथेन, क्या बनेगा मीथेन। तो तीसरी जो मीथेन बनेगा ना ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 1 अनुपात 3 में बनेगा, 1 अनुपात 3 में। यानी तीसरी अगर यहाँ से बनता CH4 बनेगा तो 1 अनुपात 3 में। कैसे, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन कितना है 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 अनुपात 4, तो 4 12 यानी कितना, यानी कार्बन हो गया 1 और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन कितना हो गया 1, सॉरी कार्बन हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया 1। देखो हाइड्रोजन यहाँ है 1, यहाँ भी हाइड्रोजन है 1, कार्बन यहाँ पे है 3, यहाँ पे भी कार्बन 3, यानी ये दोनों बराबर होता है। यही बोलता है नियम, क्या बोलता है, यानी जो तीसरी जो तत्व जो बनता है उसका द्रव्यमान समान होता है, क्या, तो उसके द्रव्यमान समान होता है, समझे, ये होता है। इस तरह से अगर आप किसी तरह से कहीं से भी लीजिएगा, जैसे मान लीजिए इस बार हम लेते हैं इसको, इस बार यानी दूसरी संभावना होगी इसका, देखो दूसरी संभावना अभी हम ले लिए क्या, इसको बना दिए। अब इसी बार लेते हैं H2O लेते हैं, है ना, H2O लेते हैं और लेते हैं CH4 लेते हैं, CH4, क्योंकि सब में 2 बार आएगा, CH4 हो गया। यहाँ से अब कराएंगे अभिक्रिया, जब इसका हम अनुपात निकालेंगे तो 1 होगा हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन 16, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 1, कितने हाइड्रोजन है 4 है,
ठीक है। ये जो होता है ये हाइड्रोजन के लिए है और यह है ऑक्सीजन के लिए, ये है कार्बन के लिए और यह है हाइड्रोजन का अनुपात है। हाइड्रोजन का अनुपात निकले 2:16, कार्बन का अनुपात यहाँ से करेंगे तो 12:4, काटेंगे इसको तो 1:8, 1:8, यहाँ से काटेंगे तो कितना से 4 से काटेंगे, जब 4 से काटेंगे तो 3:1, 3:1। अब देखो इसमें से एक ऐसा है जो दोनों बराबर है, यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर है और यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन जो ऑक्सीजन जो देखो क्या बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन का जो अनुपात है वो अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। यानी इसी अनुपात से अगर यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी जस्ट क्या इसके लिए थे, तो अब यहाँ से बनेगा इस दोनों का क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो CO2 जो बनेगा यहाँ से तीसरी अनुपात जो बनेगा वो देखो, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16, कितनी है, 2 है। तो यहाँ से करेंगे तो 12:32, इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4×3=12 और 4 से काटेंगे तो 8×24, यानी 3:8, 3:8 के अनुपात में बना, ठीक है। यानी यही कहता है इसका नियम कि इसमें से अगर 3 तत्वों को जब अब इसमें अभिक्रिया करेगा मिलिएगा, अभिक्रिया जब करने पे 2 तत्व बनता है, देखो 2 तत्व बनता है ना, जब तीनों के मिलाते हैं तो 2 तत्व बनता है। जब 2 तत्व बनता है उसमें से एक निश्चित अनुपात में रहेगा तथा तीसरी बनने वाली जो तत्व रहेगा, तीसरी बनने वाले तत्व का अनुपात समान होगा। देखो तीसरे तत्व का बिल्कुल समान होगा, जहाँ से इसका, क्योंकि इसका एक तो अनुपात बराबर है, एक है निश्चित अनुपात में है, बाकी जो अनुपात एक बचा इसी अनुपात में तीसरी तत्व बनेंगे, ठीक है। तो यह था रासायनिक संयोजन का नियम, है ना, जो वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग मत दिए थे, है ना। इसके आगे हम पढ़ेंगे, अगले बार पढ़ेंगे मोल पढ़ेंगे, द्रव्यमान पढ़ेंगे, है ना, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, मोल पढ़ेंगे, अणुभार पढ़ेंगे, है ना, ये सब पढ़ेंगे। सो थैंक यू।